एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज हीना। आज के वीडियो में हम नर्वस शॉक को कवर करेंगे। नर्वस शॉक के कौन से एसेंशियल्स हैं जो प्लेंटिफ को प्रूव करने हैं इन ऑर्डर टू गेट कॉम्पनसेशन। व्हाट आर द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ नर्वस शॉक एंड ऑल्सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज विच कोर्ट कंसिडर while granting that compensation, right? So all of these things regarding nervous shock we are going to cover in this video. Let's get started. सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि नर्वस शॉक एक्चुअली होता क्या है। इन टॉर्ट लॉ, नर्वस शॉक रेफर्स टू अ सडन इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय अनदर पर्सन्स नेग्लिजेंट और इंटेंशनल एक्ट। अभी तक हमने देखा है कि जो इंजरीज होती हैं, लीगल इंजरी होती है जिसमें आपकी राइट वायलेट हो जाए या आपको फिजिकल इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलती है। नर्वस शॉक में अगर आपको कोई मेंटल डिस्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ डिफेंडेंट्स एक्ट, तो उसके लिए भी आपको कॉम्पनसेशन मिल सकती है। दिस इज व्हाट नर्वस शॉक सेज। ये टॉर्ट में कोई फिजिकल इंजरी हो ये जरूरी नहीं है। इफ यू आर सक्सेसफुल इन प्रूविंग दैट यू हैव हैड सम मेंटल डिस्ट्रेस और आपको कोई साइकाइट्रिक इशू हो गया बिकॉज ऑफ डिफेंडेंट्स एक्शंस, तो आपको यहाँ पर कॉम्पनसेशन मिल सकती है। It often manifests in physical or psychological injuries such as anxiety, depression or even physical ailments like heart attacks. So अगर आपको कोई ऐसी आपने चीज देख ली, डिफेंडेंट का कोई जो एक्शन था उसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया, राइट? तो यहाँ पे फिजिकल इंजरी है बट प्लस देर इज मेंटल डिस्ट्रेस ऑल्सो। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये नर्वस शॉक में कवर हो जाएगी और आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगी। बट दिस इज नॉट ईजी। कुछ बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं जो प्लेंटिफ को प्रूव करने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट कॉम्पनसेशन अंडर दिस टॉर्टियस लाइबिलिटी। की पॉइंट है, नर्वस शॉक मस्ट बी मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइकाइट्रिक इलनेस और फिजिकल हार्म स्टेमिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा, राइट? अब जो भी ऐसी इलनेसेस हैं विच आर रिकॉग्नाइज, साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं और फिजिकल हार्म जो है स्टेमिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा, जैसे हार्ट अटैक है, राइट? आप कोई चीज, ऑफ कोर्स देयर आर फिजिकल इश्यूज इन हार्ट अटैक ऑल्सो, लेकिन कई बार हमने सुना है कोई चीज सुन के कोई चीज देख कर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो जो फिजिकल इंजरी है इट्स स्टेमिंग फ्रॉम अ नर्वस अटैक, राइट? उससे हो रहा है। तो उस सिचुएशन में भी आपको कॉम्पनसेशन मिल सकती है प्रोवाइडेड वट एवर द मेंटल डिस्ट्रेसेस विच द प्लेंटिफ इज सफरिंग वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए एज अ साइकाइट्रिक इलनेस। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है एज अ साइकाइट्रिक इलनेस, देन द प्लेंटिफ विल नॉट गेट एनी कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट, देर आर थ्री थिंग्स विच द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव। सबसे पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। द डिफेंडेंट ओड ड्यूटी ऑफ केयर टू द क्लेमेंट, राइट? ये तो बेसिक है। अभी तक हमने जितने वीडियोस किए हैं, जो जनरल फर्स्ट वीडियो था ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ टॉर्ट, वहां पर भी एंड इवन इन नेग्लिजेंस मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स में आपको ये जरूर प्रूव करना है कि देयर वाज अ ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ डिफेंडेंट टुवर्ड्स द क्लेमेंट। अब ऐसा नहीं है कि डिफेंडेंट अपना काम कर रहा है और आप उसको देखकर आपको शॉक लग रहा है, अब आपको कॉम्पनसेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है। डिफेंडेंट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट डिफेंडेंट हैड ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। Next is breach of that duty. The defendant's action or omission breached this duty. Then the plaintiff has to prove that defendant के जो actions हैं उस या उसके omissions हैं उसकी वजह से जो duty of care है वो breach हुई है। तो second element ये है। And third आपको prove करना है the claimant suffered a medically recognized condition. एग्जाम्पल पीटीएसडी और क्लिनिकल डिप्रेशन। तो इस तरीके की आपको एक रिकॉग्नाइज्ड साइकाइट्रिक इलनेस प्रूव करनी है। व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड साइकाइट्रिक इलनेस? सी, कुछ देर आर क्राइटेरिया, कुछ ऐसी इलनेसेस हैं जो साइकाइट्री में रिकॉग्नाइज्ड हैं कि ये इनसे बहुत ज्यादा मेंटल डिस्ट्रेस होता है किसी को, राइट? तो उन्हीं यू हैव टू प्रूव वन ऑफ दोज इलनेसेस। सिर्फ ये कह देना कि दैट आई हैव सफर्ड अ मेंटल डिस्ट्रेस और मुझे शॉक लगा है, ये सुनकर इट विल नॉट बी इनफ। यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव सफर्ड ए रिकॉग्नाइज्ड साइकाइट्रिक इलनेस। वो कोई भी आप क्लेम कर रहे हो कि भाई मुझे पीटीएसडी हो गया या क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, तो वट एवर यू आर क्लेमिंग कि आपको ये इलनेस हो गई है बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट्स क्लेम, दैट इलनेस यू हैव टू प्रूव कि हुई है। और अगर वो नहीं हुई है और आप सिर्फ एक जनरल आपको लगता है कि भाई मुझे शॉक लग गया और आप अपना जो सिचुएशन है वो किसी रिकॉग्नाइज साइकाइट्रिक इलनेस में फिट नहीं कर पा रहे हैं, सो यू विल नॉट गेट कॉम्पनसेशन फॉर नर्वस शॉक हियर। ओके, सो दीज आर द एसेंशियल्स व्हिच वन हैज टू प्रूव। देन वी हैव फोर्सिएबिलिटी ऑफ हार्म।
अब ये जो आगे मैं आपको जो लास्ट स्लाइड है, देयर इज अ जजमेंट वाइट वर्सेस कांस्टेबल, चीफ कांस्टेबल ऑफ यॉर्कशायर। उसमें इन्होंने क्लियर भी किया है, बट एसेंशियल्स हम कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर हैज टू बी फोर्सिएबिलिटी। द हार्म कॉज्ड बाय नर्वस शॉक वाज रीजनेबली फोर्सिएबल। ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन में आप होने चाहिए, द प्लेंटिफ शुड बी इन द विसिनिटी और प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। फिजिकली आप उस स्पेस में हो जहां पर आपने इस तरीके की कोई डिफेंडेंट का एक्शन को नोट किया, देख लिया, नोटिस कर लिया है, जिस वजह से आपको शॉक लगा है। अब फोर्सिएबिलिटी बहुत जरूरी चीज है कि डिफेंडेंट के ऊपर भी ड्यूटी ऑफ केयर है, मगर कितनी होगी? अब ऐसा नहीं है ना कि ही हैज ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द वर्ल्ड एट लार्ज, राइट? तो उसके ऊपर भी जो डिफेंडेंट और का जो एक्शन है और प्लेंटिफ की सिचुएशन है, उसमें फोर्सिएबिलिटी होना जरूरी है। देन प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप, द क्लेमेंट मस्ट आइदर बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट, बी क्लोजली रिलेटेड टू द प्राइमरी विक्टिम, विटनेस द इवेंट इन पर्सन और इट्स इमीडिएट आफ्टरमैथ। राइट, इनमें से कुछ तो होना चाहिए। या तो आप उसी जगह पे हैं जहां पर इंसिडेंट हुआ है, या आप विक्टिम के साथ रिलेटेड हैं, यू हैव अ वेरी क्लोज रिलेशन विद द विक्टिम, और यू हैव विटनेस द इवेंट इन पर्सन और इट्स इमीडिएट आफ्टर मैथ। कोई होता है ना कि आप जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने विटनेस कर लिया, या कोई बहुत ही हीनियस डेथ आपने विटनेस कर ली है, तो एटलीस्ट यू हैव टू शो सम प्रॉक्सिमिटी। कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इस वजह से यू हैव हैड द शॉक, और वो शॉक भी कैसा होना चाहिए? रिकग्नाइज साइकाइट्रिक इलनेस होना चाहिए, राइट? तो व्हेन ऑल दोज 5 एसेंशियल्स जब आपके पूरे हो जाएंगे, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी एंड केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, रिकग्नाइज साइकाइट्रिक इलनेस होना चाहिए, फोर्सिएबिलिटी, एंड देन प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप। तो प्लेंटिफ हैज टू प्रूव ऑल दीज 5। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। 1888 का एक जजमेंट है, विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर्स वर्सेस कोल्टर्स। इस जजमेंट में नर्वस शॉक वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। A gatekeeper negligently allowed a train to approach while a carriage was crossing the tracks. Although no physical injury occurred, the passenger suffered shock. फिजिकल इंजरी नहीं था, उनको शॉक लगा। द प्रिवी काउंसिल रूल्ड दैट नर्वस शॉक विदाउट फिजिकल इंजरी वाज नॉट कॉम्पनसेबल एट द टाइम। तो उस टाइम पे ये रिकॉग्नाइज नहीं था। अर्ली केस दैट डिनाइड क्लेम्स फॉर प्योर नर्वस शॉक। तो इसमें क्या था ना कि जो प्रिवी काउंसिल थी उसने इस ग्राउंड पर कॉम्पनसेशन नहीं दिया कि ठीक है आपको नर्वस शॉक लगा होगा लेकिन देर इज नो फिजिकल इंजरी, राइट? तो एट द टाइम ऑफ विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर्स केस क्या होता था कि अगर आपको नर्वस शॉक के लिए भी कॉम्पनसेशन चाहिए तो यू ऑल्सो हैव टू शो दैट देयर वाज सम फिजिकल इंजरी ऑल्सो। प्योर नर्वस शॉक के लिए आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था एट दैट टाइम। देन केम डिल्यू वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस वाइट एंड सन्स, 1901 का जजमेंट है। अ प्रेग्नेंट बारमेड सफर्ड शॉक व्हेन अ हॉर्स ड्रॉन वैन क्रैश्ड इनटू हर वर्क प्लेस। शी वाज प्रेग्नेंट और एक गाड़ी जैसे घोड़ा गाड़ी आके उसके जो वर्क प्लेस है उसमें आके उसने क्रैश किया तो उसको शॉक लगा। द कोर्ट अलाउड रिकवरी फॉर नर्वस शॉक, मार्किंग अ शिफ्ट टुवर्ड रिकॉग्नाइजिंग सच क्लेम्स। तो इस केस में क्या था ना, देयर वाज नो फिजिकल इंजरी टू हर। जो घोड़ा गाड़ी थी उसने आके उस लेडी पे क्रैश नहीं किया, तो उसने कोई फिजिकल इंजरी पर से ऐसे सफर नहीं किया, बट शी सफर्ड नर्वस शॉक जिसकी वजह से उसने फाइल किया तो उसको कॉम्पनसेशन दी। तो ऊपर वाला जजमेंट विक्टोरियन से और ड्यूलू के जजमेंट में अगर हम आएंगे तो ऊपर वाले जजमेंट में कोर्ट ने हेल्ड किया था, प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया था दैट यू विल नॉट गेट कॉम्पनसेशन प्योरली फॉर नर्वस शॉक, आपको कुछ फिजिकल हार्म भी होना चाहिए। एंड इन दिस जजमेंट 1901 का जो ये जजमेंट 1901 का जो ये जजमेंट है इसमें शिफ्ट आया कि नर्वस शॉक, खाली नर्वस शॉक के लिए भी आपको कॉम्पनसेशन मिल सकती है। देन वी हैव हैम्ब्रुक वर्सेस स्टोक ब्रदर्स। A mother suffered fatal nervous shock seeing a runaway lorry near her children। तो गाड़ी ऐसे ट्रक जा रहा था तो उसको देख के शी सफर्ड अ नर्वस शॉक, जिसमें भी रिकॉग्नाइज्ड जजमेंट रिकॉग्नाइज्ड क्लेम फॉर शॉक कॉज्ड बाय फियर फॉर द सेफ्टी ऑफ क्लोज रिलेटिव्स। तो यहाँ पर उसको कॉम्पनसेशन मिली थी, दो देयर वाज नो फिजिकल इंजरी, बट एज अ मदर बिकॉज शी वाज क्लोजली रिलेटेड और लव एंड अफेक्शन रिलेशनशिप है, उसको लगा कि शी लॉस्ट हर चिल्ड्रन। तो उस सिचुएशन में कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पर जो कॉम्पनसेशन थी वो उसको दी। मैकलॉगन वर्सेस ओब्रायन का जो जजमेंट है, अ मदर सफर्ड साइकाइट्रिक इलनेस आफ्टर सीइंग हर इंजर्ड फैमिली मेंबर्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ कार एक्सीडेंट।
extended the scope of nervous shock to include indirect victims and those witnessing the aftermath. तो इस जजमेंट में कोर्ट ने, दो शी वॉज नॉट इन द कार एक्सीडेंट बट शी सॉ हर रिलेटिव्स इन दैट कार एक्सीडेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट शी सफर्ड अ नर्वस शॉक. तो इसमें कोर्ट ने रिकग्नाइज किया, दो वो इनडायरेक्ट विक्टिम है बट फिर भी कोर्ट ने इसको नर्वस शॉक को एज अ टॉर्टियस लाइबिलिटी प्योरली रिकग्नाइज किया कि अगर कोई फिजिकल हार्म नहीं भी है फिर भी आपको कॉम्पनसेशन मिल सकती है. तो ओब्रायन का जजमेंट वाज लाइक इन अ वे इट इस्टेब्लिश्ड द लॉ ऑफ नर्वस शॉक. बट देन केम एल्कॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर पुलिस एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 1999 का आई गेस जजमेंट है ऑफ वाइट वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर, उस जजमेंट में और एल्कॉक का जजमेंट है दे आर सिमिलर. और इसमें कोर्ट ने दो तरीके के विक्टिम्स की बात की, क्राइटेरियाज बहुत बताए कि इस तरीके से नर्वस शॉक का अगर टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो ऐसे उसको जज किया जाएगा और इस इन किन लोगों को कॉम्पनसेशन मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, और जिनको मिलेगी उनको क्या क्या और प्रूव करना पड़ेगा. सो ऑल ऑफ दैट केम वाज क्लैरिफाइड इन एल्कॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर पुलिस केस. Facts say family members of victims of the Hillsborough disaster claimed damages for nervous shock after witnessing the tragedy. अब इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि द क्राइटेरिया फॉर प्रॉक्सिमिटी एंड फोर्सेबिलिटी इन क्लेम्स फॉर नर्वस शॉक, और इसमें कोर्ट ने ब्रीफली प्राइमरी विक्टिम्स और सेकेंडरी विक्टिम्स की भी बात की थी बट ब्रीफली. और कौन प्राइमरी विक्टिम्स हैं, कौन सेकेंडरी विक्टिम्स हैं, ये सब जो क्लैरिफाई किया था दैट हैपेंड इन द वाइट वर्सेस चीफ कांस्टेबल साउथ यॉर्कशायर पुलिस जजमेंट. अब इस जजमेंट के जो कुछ फैक्ट्स ऐसे थे कि फुटबॉल फील्ड थी और उसमें कोई एक्सीडेंट हुआ था और वहां पे जो रेस्क्यू टीम थी, जो पुलिस ऑफिसर्स गए थे, दे विटनेस सम हॉरिफिक थिंग्स और उनको शॉक लगा उस चीज को देखकर. तो उन्होंने फिर फाइल किया था केस इन जिसमें उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगी थी. और उन्होंने बोला था कि जो चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर पुलिस है, ही हैड ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स दीज पुलिस ऑफिसर, और उनको ऐसे ही उनको नहीं भेजना चाहिए था रेस्क्यू करने के लिए. एंड द पुलिस ऑफिसर्स वर हैड अ राइट, उनको पता होना चाहिए था कि व्हाट दे विल विटनेस, और इसीलिए उन्होंने चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर पुलिस के अगेंस्ट सूट फाइल किया था फॉर कॉम्पनसेशन दैट ही ब्रीच द ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द पुलिस ऑफिसर्स. तो इसमें दो उनको मिला नहीं कॉम्पनसेशन, दे डिड नॉट गेट द कॉम्पनसेशन. बट इन दिस पर्टिकुलर केस कोर्ट क्लैरिफाइड एवरीथिंग और उन्होंने जो पूरा जजमेंट है नर्वस शॉक का उसको क्लियर किया. और उन्होंने ये भी बताया कि प्राइमरी विक्टिम सेकेंडरी विक्टिम्स को मिलेगा, वो कौन होंगे. सो विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. सबसे पहले उन्होंने बताया लिमिट्स ऑन क्लेम्स फॉर साइकाट्रिक इंजरी. The case reaffirmed the control mechanism set out in Alcock, making it difficult for claimants to recover damages for psychiatric harm unless they fit into narrowly defined categories of victims. तो साइकाइट्रिक इंजरी होना बहुत जरूरी है. आपको प्रूव भी तो कुछ करना होगा ना कि किस तरीके की इंजरी, किस तरीके की इलनेस आपको हुई है. ओनली देन यू कैन गेट कॉम्पनसेशन. सो दैट वाज रीएस्टैब्लिश्ड. Then primary versus secondary victims. It clarified that individuals must be in the zone of physical danger to be considered primary victims unless other exceptions apply. So primary victims और secondary victims का एक उन्होंने clear distinction दिया और बोला कि सी प्राइमरी विक्टिम्स तो जो होंगे उनको तो नर्वस शॉक के अंदर प्रोवाइडेड दे प्रूव कि उनको कोई रिकग्नाइज साइकाइट्रिक इलनेस हुआ है, दे विल गेट कॉम्पनसेशन. मगर सेकेंडरी विक्टिम्स जो होंगे उनको कुछ और क्राइटेरियाज प्रूव करने होंगे, अदरवाइज आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी. Employer liability, the judgment emphasized that employers are not automatically liable for psychiatric injuries unless there is a breach of a specific duty of care or employees are placed at exceptional risk. अब इसमें बिकॉज ये पुलिस ऑफिसर्स वाला जजमेंट था तो कोर्ट ने यहाँ हेल्ड किया कि भाई जो पुलिस ऑफिसर्स हैं दे आर इट्स देयर ड्यूटी राइट, उनका जो रेस्क्यू ड्यूटीज में भी उनको जाना पड़ता है. तो फोर्सेबिलिटी है कि इस तरीके का रिस्क इन्वॉल्व है. हाँ, अगर जहां पर एक एक्सेप्शनल रिस्क है या एक्सेप्शनल उनको शॉक लगा है बिकॉज सिचुएशन ऐसी है एंड देवर इट वाज नॉट फोर्सिबल एंड देवर नॉट अवेयर और फिर भी उनको वहां भेजा गया है, तो उस सिचुएशन में जरूर दे कैन क्लेम कॉम्पनसेशन. और उसमें भी वो सेकेंडरी विक्टिम होंगे तो उस देन ऑल्सो दे हैव टू प्रूव सर्टन अदर क्राइटेरियाज. अब प्राइमरी विक्टिम्स कौन होंगे और सेकेंडरी विक्टिम्स कौन होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट.
A primary victim is someone who is either directly involved in an accident or event and is in the zone of danger. तो प्राइमरी क्या होता है, समझ वर्ड से अपने को समझ में आ रहा है ना, कि जिसको सबसे पहले अगर कुछ होता है तो सबसे पहले जो पर्सन अफेक्ट होगा, जो उस डेंजर जोन में है, उस एरिया में है, उसको हम प्राइमरी विक्टिम बोलेंगे। तो या तो वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है या डेंजरस जोन में है, at immediate physical risk of harm due to the defendant's negligence, even if they ultimately escape physical injury but suffer psychiatric harm. तो इसमें भी जो प्राइमरी विक्टिम है उसको फिजिकल हार्म प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रूव सिर्फ साइकाइट्रिक हार्म ही करना है। फिजिकल हार्म विद साइकाइट्रिक हार्म है, देन तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट कॉम्पनसेशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्योरली नर्वस शॉक की। तो कोर्ट हेल्ड की प्राइमरी अगर विक्टिम है आप, दैट मीन्स आपने आप या तो आपके साथ ही इंसिडेंट हुआ है या आप डेंजर जोन में हैं। सो बिकॉज ऑफ लक और बाय एनी चांस आप फिजिकल हार्म से तो बच गए, बट यू सफर्ड साइकाइट्रिक हार्म, देन यू कैन गेट कॉम्पनसेशन अंडर दिस टॉट। जोन ऑफ डेंजर, द क्लेमेंट मस्ट बी इन अ सिचुएशन वेयर फिजिकल हार्म इज अ फोर्सिएबल रिस्क, कि हो सकता था। Foreseeability of psychiatric harm, it must be reasonably foreseeable that the event would cause psychiatric harm to a person of ordinary fortitude. अब who is a person of ordinary fortitude in the claimant's position? See, every person has a different mental strength levels, right? हर किसी के अपने अपने होते हैं, किसी को डर बहुत ज्यादा लगता है, किसी को नहीं लगता इतना। सम पीपल आर मेंटली स्ट्रोंगर लाइक दैट, और वो इतनी जल्दी उनको शॉक भी नहीं लगता है चीजों को देखकर, राइट? कुछ को इवन छोटी सी बात हो तो उससे भी शॉक लग सकता है, राइट? बट इसीलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऑर्डिनरी फोर्टिट्यूड का पर्सन के हिसाब से देखेंगे कि एनीवन, एन ऑर्डिनरी पर्सन वुड हैव सफर्ड अ शॉक इन दिस सिचुएशन और नॉट, राइट? तो अगर जो पर्सन है, इफ द प्लेंटिफ इज फ्रेल, इज फ्रेजाइल, और उसको वैसे भी इन चीजों से डर लगता है, और जैसे ऊंची आवाजों से डर लगता है, तो अगर उसका जो डिमीनर है वो वैसा है और मेंटली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, और फिर डिफेंडेंट का जो एक नॉर्मल एक्शन था उससे उसको शॉक लग गया है, भले ही एक रेकग्नाइज साइकाइट्रिक इलनेस उसको हो गई है, तो यहाँ पर उसको नर्वस शॉक के लिए कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, वो प्राइमरी विक्टिम है तब भी नहीं। प्राइमरी विक्टिम की सिचुएशन में भी कोर्ट एक तो ये देखेगा कि आप कहीं आप के साथ इंसिडेंट तो नहीं हुआ, या फिजिकल उस जोन में तो नहीं थे। दूसरा कोर्ट देखेगा कि ऑर्डिनरी फोर्टिट्यूड का जो पर्सन है, एनी वन विद द नॉर्मल मेंटल स्टेट, ऑर्डिनरी पर्सन वुड हैव हैड दैट शॉक और नॉट। अगर हाँ, तो फिर यहाँ पर कॉम्पनसेशन मिलेगी, अदरवाइज कोर्ट कॉम्पनसेशन नहीं देगा। प्लेंटिफ अगर फेल है, फ्रेजाइल है, मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं था, और डिफेंडेंट का जो एक्शन है वो ऑर्डिनरली नो वन वुड हैव शॉक्ड बाय दैट एक्शन, तो इस सिचुएशन में कोर्ट नर्वस शॉक के लिए उसको कॉम्पनसेशन नहीं देगा। समवन नैरोली एस्केपिंग अ कार एक्सीडेंट कॉज्ड बाय अनदर ड्राइवर, तो दिस इज सम एग्जांपल। ठीक है, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और एकदम से गाड़ी निकल गई, आप बच गए, फिजिकली आपको इंजरी नहीं हुई, लेकिन शॉक लग गया, तो आप प्राइमरी विक्टिम की कैटेगरी में आएंगे। अ वर्कर एक्सपोज टू डेंजरस कंडीशंस वेयर फिजिकल इंजरी वाज लाइकली इवन इफ ओनली साइकाइट्रिक हार्म रिजल्ट्स। तो इन दोनों एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि वो फिजिकली उस जो इंसिडेंट है उसमें प्रेजेंट है, राइट? एंड दे आर द वन हु विल बी प्राइमरली अफेक्टेड बाय द डिफेंडेंट्स एक्शन। तो प्राइमरी विक्टिम वो होता है। तो प्राइमरी विक्टिम में आपको दो ही चीजें प्रूव करनी है, ए आप उस जोन में हैं, दूसरा आप ऑर्डिनरी फोर्टिट्यूड पर्सन हैं, और अगर एनी वन आपकी जगह कोई और भी होता तो दैट पर्सन वुड हैव आल्सो सफर्ड द शॉक। इफ यू प्रूव दीज थिंग्स तो प्राइमरी विक्टिम वाली सिचुएशन में यू विल गेट द कॉम्पनसेशन। सेकेंडरी विक्टिम में सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। टू एस्टैब्लिश लाइबिलिटी, सेकेंडरी विक्टिम मस्ट सेटिस्फाई एल्कॉक कंट्रोल मैकेनिज्म। क्या था? क्लोज टाई ऑफ लव एंड अफेक्शन। द क्लेमेंट मस्ट हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद द प्राइमरी विक्टिम। पेरेंटल चाइल्ड, जैसे एक था कि बच्चे का एक्सीडेंट होते होते बचा है, या फैमिली मेंबर्स का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें आप फिजिकली इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं है, आप उस डेंजरस जोन में नहीं है, राइट? बट तो आप सेकेंडरी विक्टिम हो गए, कि आपका अब सेकेंड इन लाइन है आप, राइट? तो उस सिचुएशन में भी आपको कॉम्पनसेशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड क्लोज टाई ऑफ लव एंड अफेक्शन है। दिस इज प्रिज्यूम्ड इन सर्टन रिलेशनशिप बट मस्ट बी प्रूवन अदरवाइज। Proximity in time and space, the claimant must be physically present at the scene of traumatic event or its immediate aftermath,
राइट? या तो आप जब ये हो रहा था, जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सीडेंट विटनेस कर रहे हैं, तो आप वहां पर, आपके साथ एक्सीडेंट नहीं हो रहा बट आपने विटनेस कर लिया, तो इमीडिएट आफ्टरमैथ आपने विटनेस की है। इफ यू विटनेस डिड और आपको वो जो इंसिडेंट है वो 2 महीने बाद पता चल रहा है, या फिर अब आप 2 महीने बाद आपको शॉक लग रहा है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। देयर शुड बी प्रॉक्सिमिटी इन टाइम एंड स्पेस, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम जा रहा है एंड देन यू वांट टू क्लेम नर्वस शॉक, नो। Direct perception, the claimant must directly witness the event or its aftermath with their own unaided senses. Viewing it on TV or hearing about it second hand is generally insufficient. Generally ये insufficient होता है, but of course there is no straight jacket formula. कुछ भी हो सकता है, अगर आने वाले कोई केसेस हों जिसमें भाई आपने टीवी पे भी देखा हो एंड प्लस इमीडिएटली आप या लाइव देख रहे हैं और जिसके साथ हुआ है उसके साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप है, तो उस सिचुएशन में भी आपको नर्वस शॉक के लिए यू विल फॉल इन सेकेंडरी विक्टिम एंड देन यू हैव टू प्रूव ऑल दीज क्राइटेरियाज, देन you can get compensation. Foreseeability of psychiatric harm. It must be reasonably foreseeable that a person of ordinary fortitude in the claimant's position would suffer psychiatric harm. So that the test in primary and secondary victim दोनों में ये सेम है कि यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई जो सेकेंडरी विक्टिम भी है उसका मेंटल जो स्टेट है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह है, या फिर कोई वो फ्रेल है, फ्रेजाइल है, उसका मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, और एनी पर्सन इन ऑर्डिनरी सिचुएशन वुड नॉट हैव रिएक्टेड दैट वे, जिस तरीके से सेकेंडरी इस विक्टिम ने रिएक्ट किया है, तो उस टाइम आपको नहीं मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे कोर्ट का के ऊपर ये है कि आपको ये देखना है कि ऑर्डिनरी फोर्टिट्यूड का पर्सन होना चाहिए, कि इस सिचुएशन में हाउ एन ऑर्डिनरी मैन वुड हैव रिएक्टेड, और उसका उस पर शॉक लगता कि नहीं लगता, राइट? सो इन दिस जजमेंट, वाइट्स जजमेंट, कोर्ट ने क्लियरली बोला कि प्राइमरी विक्टिम को मिल जाएगा कॉम्पनसेशन और सेकेंडरी विक्टिम को मिल सकती है प्रोवाइडेड यू फुलफिल ऑल दीज क्राइटेरियाज। सेकेंडरी विक्टिम को एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगा। प्राइमरी विक्टिम ने अगर ये प्रूव कर दिया कि भाई उसके साथ इंसिडेंट हुआ है या उसके साथ इंसिडेंट हो सकता था, वो डेंजरस जोन में है, प्लस जो प्राइमरी विक्टिम है उसको एक रिकग्नाइज साइकाइट्रिक इलनेस हुई है, राइट? तो उस सिचुएशन में उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगी। इन सेकेंडरी विक्टिम द क्राइटेरियाज आर लिटिल मोर, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, बिकॉज आपके साथ इंसिडेंट हो नहीं रहा, यू आर विटनेसिंग इट, तो देर आर सर्टेन अदर थिंग्स विच वन हैज टू प्रूव। तो इन केस ऑफ सेकेंडरी विक्टिम कोर्ट विल कंसिडर ऑल दीज 4 क्राइटेरियाज। ओके, एंड विद दिस जजमेंट द लॉ ऑफ नर्वस शॉक और उसके क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या चीज़ों को कोर्ट कंसिडर करेगी वाइल ग्रांटिंग द कॉम्पनसेशन was established. So White versus the Chief Constable South Yorkshire Police is the judgment. 1999 का judgment है, and in this judgment the whole tortious liability of nervous shock was established. So this is it for nervous shock, and thank you for watching this video. I really hope that these videos are helping you और आपको जो law of torts के concepts हैं वो clear हो रहे हैं and एक foundation build हो रही है, and I just subscribe to our channel because that really motivates us in doing more for you all. Thank you so much for watching.